everyone, how are you all? I hope you all are very good. Today students, we are going to start the 10th chapter of class 8 science that is about amazing phenomena in nature. Let's start and learn about it. See, all substances are composed of basic building blocks called atoms, right? सभी substances कुछ basic building blocks के बने हैं जिन्हें हम atoms कहते हैं. And atoms in turn उनके अंदर वेरियस पार्टिकल्स होते हैं विद डिस्टिंक्ट चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो अब इन सभी पार्टिकल्स में से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एटम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहा जाता है एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन्स कहा जाता है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं. सो एट द कोर ऑफ एन एटम, अब एक एटम के कोर सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड न्यूक्लियस के अराउंड प्लैनेट्स की तरह, जैसे कि हमारे सन के अराउंड प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, इसी तरीके से एटम के न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड दे रिवॉल्व इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो कॉन्सिक्वेंटली वी कैन कंक्लूड कि पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, नेगेटिव चार्ज उसे एनवेलप करता है. एंड जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम में बैलेंस्ड होते हैं तो एटम एज अ होल क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. हाउएवर अगर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. कॉन्वर्सली अगर एक एटम में नेगेटिव चार्ज है तो दैट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं. सी ओवर हियर दिस शुड बी व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नॉट न्यूट्रॉन्स, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, यानी कि जब एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं देन वी कॉल दैट एटम एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, नाउ वी हैव व्हाट, चार्ज बॉडीज. सी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टाइटली जो है दे आर हेल्ड विद इन द न्यूक्लियस एंड उन्हें डिस्प्लेस करना डिफिकल्ट है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को, बिकॉज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस वेरी टाइटली. इन कॉन्ट्रास्ट जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, इसलिए उन्हें हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है स्टूडेंट, उसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. सो जिसकी वजह से उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. कॉन्वर्सली वहीं जब एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, जिसकी वजह से इट विल होल्ड अ नेगेटिव चार्ज. एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसे आप इंड्यूस कर सकते हैं दो मटेरियल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके. फॉर इंस्टेंस जब एक इबोनाइट रॉड को फर पे रब किया जाता है तो कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है फर में से ट्रांसफर हो जाते हैं इबोनाइट रॉड तक, एंड कॉन्सिक्वेंटली इबोनाइट रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज while the fur becomes positively charged. So ये जो मेथड है ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने का थ्रू फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. एंड वो चार्जेस जो रबिंग के थ्रू जनरेट होते हैं दे आर स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट. ओके, चलो नाउ क्विक इनसाइट दैट अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझना काफ़ी क्रूशियल है वेरियस फील्ड्स में, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म and the functioning of everyday devices like smartphone, computers and appliances. ठीक है, इट्स ऑल्सो एसेंशियल, ये आपके पार्टिकल फिजिक्स की फील्ड में भी एसेंशियल है, यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टडी करना. नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. सी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम टाइप ऑफ चार्ज को पोजेस करते हैं, ठीक है, वेदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो वो रिपल्जन एग्जिबिट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को पुश करेंगे. ठीक, कॉन्वर्सली जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास क्या हो गए, ऑपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव है एंड अदर नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे, यानी कि उनके बीच में एक पुलिंग फोर्स लगेगा. हेंस इट कैन बी स्टेटेड कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट कि जब दो ऑब्जेक्ट्स लाइक चार्जेस के साथ एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है. सी आपने क्या करा, आपने दो बलून्स लिए, उनको इन्फ्लेट किया एंड उनको
आपने रब किया अपने ड्राई हेयर के अगेंस्ट, एक बलून को कोई भी। फिर उसके बाद आपको दूसरा बलून सेम वे में रब करना है एंड दोनों ही बलून्स को एक दूसरे के क्लोज लेके आना है। यू विल फाइंड कि दोनों बलून्स जो है एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। सो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे हेयर से बलून्स तक ट्रांसफर हो गए, जिससे दोनों ही बलून्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि सेम चार्ज आ गया एंड दस दे रेपेल ईच अदर। नेक्स्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो अब हम अगेन एक एक्टिविटी देखेंगे टू ऑब्जर्व कि कैसे अनलाइक चार्जेस ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए आपने ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ एंड प्लास्टिक स्केल लेना है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको ग्लास रॉड लेकर उसे सिल्क क्लॉथ के अगेंस्ट रब करेंगे। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो है ग्लास रॉड से किधर हो जाएगा, सिल्क क्लॉथ के टूवर्ड्स हो जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, वेयर सिल्क क्लॉथ विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। अब प्लास्टिक स्केल लेना है एंड उसको अपने ड्राई हेयर पे रब करना है एंड जब आप ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आपके हेयर से प्लास्टिक स्केल पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे प्लास्टिक स्केल नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अगेन आपको पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक स्केल के क्लोज लाना है एंड इवन ऑब्जर्व कि ग्लास रॉड जो है प्लास्टिक स्केल को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो दिस फिनोमेना क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट, transfer of charge. See, electric charge can be transferred from one charge object to another object, right? किसके थ्रू, एक मेटल कंडक्टर के थ्रू। सी, एक एग्जांपल है यहाँ पे एक डिवाइस का जो ऑपरेट करते हैं इसी प्रिंसिपल पे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसको आप यूटिलाइज करते हो इलेक्ट्रिक चार्ज के डिटेक्शन एंड मेजरमेंट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर 2 एक्सट्रीमली थिन मेटल स्ट्रिप्स होती है जिसे एक मेटल नॉब के साथ कनेक्ट किया जाता है बाय अ मेटल रॉड। एडिशनली जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं चार्ज बॉडी से ट्रांसफर हो जाते हैं अनचार्ज वाली में, जब तक दोनों ही बॉडीज के चार्जेस इक्वलाइज नहीं हो जाते हैं। एंड इस प्रोसेस को, चार्ज ट्रांसफर के इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्चार्ज। ओके, फर्दरमोर जब एक बॉडी को आप अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जो एक्सेस चार्ज होगा वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है, इसे बोलते हैं अर्थिंग एंड इट इज वेरी क्रूशियल फॉर सेफ्टी इन वेरियस एप्लीकेशंस। ठीक, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि जो हमारे हाउसेस के मेन्स होते हैं उन्हें ग्राउंड यानी कि अर्थ किया जाता है इलेक्ट्रिक शॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए, इंश्योरिंग अवर सेफ्टी। नाउ पिक इनसाइट कि इलेक्ट्रोस्कोप को सबसे पहले इन्वेंट किया था इंग्लिश फिजिस्ट विलियम गिलबर्ट ने अर्ली 17th सेंचुरी में। गिलबर्ट्स का जो इलेक्ट्रोस्कोप था वो एक सिंपल डिवाइस थी जिसमें एक पाइवटेड निडल थी एंड इट वाज फ्री टू रोटेट। सो जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट को इस निडल के क्लोज लाते थे तो वो निडल डिफ्लेक्ट करने लगती थी एंड गिलबर्ट ने इसी इलेक्ट्रोस्कोप को यूज किया था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करने के लिए। ओके, नाउ हाउ डज एन इलेक्ट्रोस्कोप वर्क, कैसे करता है इलेक्ट्रोस्कोप वर्क? सो नंबर 1, चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप। सो स्टार्टिंग करने के लिए आपको चार्ज ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोस्कोप के नॉब के कांटेक्ट में लाना पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कांटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो चार्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्वायर किया गया है उसे हम थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप उसके टूवर्ड्स कंडक्ट करेंगे थ्रू मेटल रॉड। देन रिपल्जन ऑफ मेटल स्ट्रिप, सिंस क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं तो मेटल स्ट्रिप्स जिनके ऊपर अभी सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रेपल करेंगी एंड ये रिपल्जन ही मेटल स्ट्रिप्स को सेपरेट करेगा फ्रॉम ईच अदर एंड इट विल इंडिकेट कि इलेक्ट्रोस्कोप हैज बिकम चार्ज्ड। से इलेक्ट्रोस्कोप की एबिलिटी जो होती है मेटल स्ट्रिप्स के डिटेक्शन या डिस्प्ले के लिए ये काफ़ी यूजफुल वे है टू डिटरमाइन कि एक बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है या फिर नहीं। ओके, now let's study the what functioning of an electroscope. See, so हम यहाँ पे एक बेसिक टेलीस्कोप बनाएंगे, इलेक्ट्रोस्कोप बनाएंगे और उसके फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करेंगे। सो उसके लिए हमें ट्रांसपेरेंट जैम बॉटल लेनी है, पीस ऑफ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर, शीट ऑफ स्टिफ पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल एंड प्लास्टिक स्केल। करना क्या है, हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है स्टिफ शीट ऑफ पेपर को कट करके टू फिट द माउथ ऑफ द बॉटल।
फिर एक स्मॉल होल बनाएंगे स्टिफ शीट पे एंड उसके थ्रू कॉपर वायर को पास करेंगे। इंश्योर कि कोई भी गैप नहीं होना चाहिए वायर एंड पेपर के बीच में। फिर उस इंसुलेशन को स्टिप करना है फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द वायर, ठीक है, एक्सपोजिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर ऑफ बेयर वायर। फिर वायर का जो लोअर एंड है उसे आप बेंड करेंगे एक हुक शेप क्रिएट करने के लिए। ओके फिर इसके बाद 2 नैरो स्ट्रिप्स जो है एल्यूमिनियम फॉइल के उसे कट करना है एंड उन्हें सस्पेंड करना है फ्रॉम द हुक। फिर उसके बाद स्टिफ पेपर को केयरफुली पोजीशन किया जाएगा ओवर द माउथ ऑफ द बॉटल एंड उसे सिक्योर कर देंगे इट इन प्लेस विद टेप एंड इंश्योर कि जो एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स है वो सिक्योरली पोजीशनड होनी चाहिए विद इन द बॉटल ओनली। फिर एक प्लास्टिक रूलर लेना है एंड उसको टच किया जाएगा टू द आउटर एंड ऑफ द कॉपर वायर एंड देन ऑब्जर्व द एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स। उसके बाद प्लास्टिक रूलर को आप रब करेंगे अपने ड्राई हेयर पे एंड यू विल डू द सेम। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जब प्लास्टिक रूलर को इनिशियली हमने कॉपर वायर के आउटर एंड के साथ टच किया था तो वहाँ पे एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, बट जब आपने से दोबारा करा, जब आपने प्लास्टिक रूलर को अपने ड्राई हेयर पर रब करा एंड देन यू अगेन रिपीटेड द सेम थिंग, तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स जो है अब एक दूसरे से अवे दूर भाग गई है लाइक दिस। सो व्हाट वी कंक्लूड कि जब हमने रूलर को ड्राई हेयर के अगेंस्ट रब किया रूलर पर नेगेटिव चार्ज आ गया एंड जब नेगेटिवली चार्ज रूलर इलेक्ट्रोस्कोप के अप्रोच यानी कि उसके पास गया, उसने इलेक्ट्रोस्कोप के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसे रेपेल कर दिया, जिसकी वजह से रूलर पॉजिटिवली चार्ज बन गया एंड रेपेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कॉपर वायर के थ्रू मूव करके एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स तक पहुंचे, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रिप्स नेगेटिवली चार्ज हो गई एंड देन दे स्टार्ट रेपेलिंग ईच अदर। ओके Now, next we have the topic methods of charging. So, कितने methods हैं students? 3 methods हैं एक uncharged object को charge करने के। Number 1, charging by friction. ठीक है, ये टाइप ऑफ चार्जिंग कैसे अचीव की जा सकती है? एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के अगेंस्ट आप रब करेंगे, सो द मटेरियल्स विल गेट चार्ज्ड। सेकेंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करते हैं दूसरी चार्ज बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाए बिना। ठीक है, चलो एंड थर्ड मेथड वी हैव चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। नाउ अकरेंसेस इन नेचर। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल इवेंट्स और अकरेंसेस जो कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से होती हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। एडवर्स इवेंट्स जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एज नेचुरल कैलेमिटीज और डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल flood, earthquake, thunderstorms, tsunamis, etc. So first of all we have what? Lightning. So एक thunderstorm के formation के दौरान स्टूडेंट एयर currents ascend करते हैं while water droplets descend. So ये जो vigorous motion है ये responsible है electric charges के generation के लिए within a cloud. And जब clouds interact करेंगे एक दूसरे के against rub करेंगे due to friction, कुछ loosely bound electrons जो है एक cloud से दूसरे cloud में transfer हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ क्लाउड्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा while others will acquire positive charges and this leads to a clear separation of positive and negative charges within the storm. So positive charges जो accumulate हुए हैं near the upper edge of the cloud and negative charges आपके near the bottom edge gather हो जाएंगे and जो rearrangement है charges का ये ground surface को भी influence करेगा जिससे वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड जो अट्रैक्शन है ऑपोजिट चार्जेस का वो पॉजिटिव चार्जेस को ग्राउंड पर लेकर आएगा टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स। सो एयर जो कि एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो इनिशियली तो फ्लो ऑफ चार्ज को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड, बट जब एक्यूमुलेटेड चार्ज एक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाएंगे तो एयर आपकी हाईली चार्ज हो जाएगी जिसकी वजह से रैपिड डिस्चार्ज होगा एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ चार्जेस का थ्रू द क्लाउड ओवर अ शॉर्ट पीरियड एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज के साथ मीट करेगा एंड द रिजल्ट इज व्हाट कि वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी हीट, लाइट एंड साउंड के फॉर्म में, जिसे हम ऑब्जर्व कर पाएंगे एज ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट एंड लाउड थंडर।
द ल्यूमिनस स्ट्रीक ऑफ लाइट, ल्यूमिनस स्ट्रीक ऑफ लाइट जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसे लाइटनिंग कहते हैं। एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो कि क्लाउड एंड अर्थ के बीच में होता है, ठीक है, टू ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स के बीच में होता है, या फिर बोल सकते हैं टू डिफरेंटली चार्ज रीजन्स के बीच में होता है विद इन अ क्लाउड। ओके, नाउ लाइटनिंग स्ट्राइक्स अकर, लाइटनिंग स्ट्राइक्स स्टूडेंट्स एक एवरेज रेट पर होती है ऑफ 50 to 100 डिस्चार्ज पर सेकेंड्स। एंड ये डिस्चार्जेस जो हैं वेदर हैजार्ड्स को लीड करते हैं, जिससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का ही लॉस हो सकता है। सो लाइटनिंग टिपिकली किसके साथ, थंडर के साथ होती है, यानी कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक के दौरान एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ हीट भी रैपिडली रिलीज होती है, जिससे सराउंडिंग एरिया सडनली एक्सपेंड हो जाएगी। एंड सडन एक्सपेंशन की वजह से शॉक वेव प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट इज अ थंडर विच वी हियर। एंड क्योंकि लाइट सिग्निफिकेंटली फास्टर ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू साउंड, सो थंडर आपका पहले सुनाई देता है, नहीं, पहले आपको लाइट नहीं दिखती है, देन यू हियर द थंडर। ओके, चलो सी सर्टेन टॉल स्ट्रक्चर्स, कुछ टॉल स्ट्रक्चर्स एंड ज्योग्राफिक फीचर्स हैं जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स को रिपीटेडली अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क सिटी, ये आपका लाइटनिंग से स्ट्रक होता है अराउंड 20 to 25 टाइम्स इन अ ईयर। आईफिल टावर जो कि पेरिस में है, वो भी आपका लाइटनिंग से फ्रीक्वेंटली स्ट्रक होता है। नेक्स्ट वी हैव लाइटनिंग कंडक्टर। अब लाइटनिंग जो है स्टूडेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही चीज़ों के लिए डेंजरस हो सकती है ड्यू टू द हैवी चार्ज बिल्डअप। बिल्डिंग्स एंड ट्रीज जो है फायर को कैच कर लेते हैं, जिससे सीवियर डैमेज हो सकता है। एक पर्सन अगर आउटडोर है एंड लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, तो उसे हमेशा उसके चांसेस हैं कि वो इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव कर सकता है एंड कैन ऑल्सो बिकम फैटली इंजर्ड। ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स को या जो अदर टॉल स्ट्रक्चर्स है उनको लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, एक मेटल रॉड होती है जिसके अपर एंड पे स्पाइक्स होते हैं, टिपिकली कॉपर के बने होते हैं। इसको एक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के टॉप पे इंस्टॉल किया जाता है अलोंग इट्स रिजेस, सो दैट उसे सेफगार्ड किया जा सके फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ओके, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्टेड टू अ थिक कॉपर स्ट्रिप। उसके बाद उस रॉड की जो अदर एंड है उसको आप एक थिक कॉपर स्ट्रिप के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि बिल्डिंग की हाइट के साथ रन कर रही है और उसे हमने डीप इनटू द ग्राउंड बरेड किया हुआ है। देन व्हाट विल हैपन इज लाइटिंग टेंड्स टू स्ट्राइक। सबसे पहले जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो हाईएस्ट ऑब्जेक्ट जो विसिनिटी पे है उस पे स्ट्राइक होती है, जिससे आपके जो टॉल बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो जब लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो मेटल रॉड जो कि एक अच्छा कंडक्टर है, वो एक पाथ प्रोवाइड करेगा एनर्जी या चार्ज के ईजी ट्रांसफर के लिए टू द ग्राउंड, है ना, एंड दिस विल अलाउ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टू फ्लो फ्रॉम द क्लाउड्स इनटू द ग्राउंड विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द बिल्डिंग। चलो नेक्स्ट वी हैव व्हाट दैट लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम्स काफ़ी कॉमनली इंस्टॉल किए जाते हैं टॉल स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, वाटर टैंक और रिजर्वायर्स में, सो दैट उन्हें लाइटनिंग से होने वाले डैमेजेस से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक? सो जब लाइटनिंग अकर होती है द पीपल आर एडवाइज टू फॉलो सम सेफ्टी मेजर्स सो दैट वो खुद को सेफ रख सकें। सो नंबर 1, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, अगर आप एक कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उस व्हीकल के अंदर ही रहना है और अपने सारे डोर्स एंड विंडोज व्हीकल के क्लोज कर लेने हैं। सेकेंडली, पोल, मेटल पाइप, इलेक्ट्रिकल वायर, टेलीफोन कॉर्ड एंड जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स है उससे कॉन्टैक्ट आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। थर्डली, आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं लाइक कंप्यूटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन, उन सबको अनप्लग करना है। डू नॉट हैव टू गो आउटसाइड। थंडरस्टॉर्म के दौरान आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप बाहर हैं तो आपको एक ट्री के अंडर शेल्टर लेना चाहिए, ठीक है। अम्ब्रेला का यूज़ नहीं करेंगे ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। एंड ओपन व्हीकल्स को अवॉइड करना है, जैसे कि मोटरसाइकिल, ओपन कार्स एंड ट्रैक्टर्स। ओके, स्टे अवे फ्रॉम द लार्ज ओपन फील्ड्स। लार्ज ओपन फील्ड से आपको दूर रहना है। रिफ्रेन फ्रॉम फ्लाइंग अ काइट। थंडरस्टॉर्म के दौरान काइट फ्लाइंग नहीं करनी है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पावर लाइन्स और नियर एन एयरफील्ड।
नाउ नेक्स्ट वी हैव अर्थक्वेक. अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड पे एक सडन ट्रैम्बलिंग या शेकिंग फील होती है ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस बीनीथ इट्स सरफेस. एंड ये डिस्टर्बेंसेस आपकी डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट ओरिजिनेट होती हैं. ठीक है. सी अर्थक्वेक के पास स्टूडेंट्स इतना पोटेंशियल है कि वो एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है जिससे काफ़ी लॉस होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का. एंड कुछ केसेस में अर्थक्वेक्स जो है सुनामीज का फॉर्मेशन भी, यानी कि अर्थक्वेक की वजह से आगे सुनामीज भी आ जाती हैं कुछ केसेस में, जिससे क्या होगा, कोस्टल एरियाज जो है आपके सब बह जाते हैं एंड काफ़ी सीवियर या सिग्निफिकेंट डिवास्टेशन देखने को मिलता है. नाउ द साइंटिफिक स्टडी, अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है सीस्मोलॉजी. ओके, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के क्या क्या कॉजेज हैं. नंबर 1 कि अर्थक्वेक्स आपका वेरियस फैक्टर की वजह से होता है जिसमें आप वॉल्केनिक इरप्शन, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या मीटियोर स्ट्राइक सबको इंक्लूड करेंगे. एंड इन सब में से टेक्टोनिक प्लेट रिलेटेड अर्थक्वेक्स, जिन्हें हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं. सो एक टाइप ऑफ अर्थक्वेक जो एक पर्टिकुलर रीजन पे अकर होगा वो डिपेंडेंट होता है उस रीजन की लोकेशन एंड जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. ये अर्थक्वेक्स कब होते हैं, जब अर्थ क्रस्ट में रॉक्स ब्रेक होंगे जियोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से विच हैव बीन जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. सो अर्थ क्रस्ट के अंदर न्यूमरस लार्ज एंड स्मॉल रॉक प्लेट्स हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहेंगे एंड दे आर इन कांस्टेंट मोशन. अब ये प्लेट्स या तो एक दूसरे से दूर भागती हैं एंड दे अगेंस्ट और दे ब्रश अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट ब्रश करेंगे या कोलाइड करती हैं. सो एट टाइम्स जब रॉक्स जो हैं प्लेट बाउंड्रीज पे वो इंटरलॉक हो जाते हैं, वो प्लेट मूवमेंट को हिंडर करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाता है इन रॉक्स के बीच में. एंड जब ये प्रेशर बिल्डअप होता है तो रॉक्स इवेंचुअली फ्रैक्चर एंड शिफ्ट करता है, रिलीजिंग द बिल्डअप प्रेशर. ये फ्रैक्चर एंड मूवमेंट जो है रॉक्स का, इससे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे अर्थ सरफेस तक ट्रैवल करती हैं एंड इट रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक. कभी कभी अर्थक्वेक्स के बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं जो कि कब होते हैं, जब रॉक्स अपने न्यू पोजीशंस पे सेटल हो रहे हैं. देन यू फील दिस आफ्टर शॉक्स ऑल्सो. ओके, सो एज अ रिजल्ट जो बाउंड्रीज होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, ये वीकनेस वाले एरियाज को रिप्रेजेंट करती हैं, वेयर एज अर्थक्वेक आपके मोस्ट लाइकली, यानी कि जो वीकनेस वाले एरियाज होंगे वहाँ पे अर्थक्वेक्स के सबसे ज़्यादा अकर होने के चांसेस होते हैं. एंड इन वल्नरेबल एरियाज को कॉमनली वी कॉल फॉल्ट जोन्स और सिस्मिक जोन्स. ओके, द पॉइंट विद इन अ रीजन, एक रीजन में पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड फोकस. ठीक है, जो कि अर्थक्वेक की मार्किंग को बिगिन करता है. ठीक, एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस जो कि डायरेक्टली अबव द फोकस होता है, दैट इज कॉल्ड एपिसेंटर. Okay. Now next we have the topic seismograph. Seismograph क्या है? See, an earthquake generate waves on the earth surface. Earthquake जो है earth surface के ऊपर waves generate करता है, which is called seismic waves. And इन waves को आप measure कर सकते हैं instrument का use करके, which is called seismograph. So basically seismographs में sensors होते हैं students जो ground motions को electrical charges में convert करते हैं एंड देन इनको प्रोसेस एंड रिकॉर्ड किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स का यूज करके. ठीक है, सीस्मोग्राफ पे जो रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन और पेपर प्रिंट आउट, उसे कहेंगे सीस्मोग्राफ. एंड एक अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन किया जाता है उन लाइंस के थ्रू जो कि सीस्मोग्राम के ऊपर डिपिक्ट हो रही हैं. नाउ सीस्मोग्राफ्स क्या है, ये आपके अदर फील्ड्स में भी एम्प्लॉय किया जाता है, लाइक पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड अंडरलाइंग लेयर्स एंड ऑल्सो इन द मॉनिटरिंग ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक. सी, एक अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को हम उसके मैग्नीट्यूड के थ्रू डिटरमाइन करते हैं एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला स्केल है फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड रिचर स्केल. रिचर स्केल के ऊपर हर एक पॉइंट जो है स्टूडेंट वो 10 टाइम्स ग्रेटर होता है देन द प्रीवियस वन एंड एक एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट करता है 31 टाइम्स ग्रेटर देन द प्रीवियस पॉइंट. इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एक अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा वो आपका 10 टाइम्स मोर पावरफुल होता है एंड 31 टाइम्स मोर एनर्जी रिलीज करता है उस अर्थक्वेक से जिसका मैग्नीट्यूड 4 है.
सो अर्थक्वेक जिनका मेजर 0 से 3 के बीच में होता है रिचर स्केल पर, वो यूजुअली नोटिसेबल नहीं होते हैं। एक अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 4.5 है उसे हम मॉडरेट कहेंगे, वाइल वो अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड रिचर स्केल पर 5.5 है वो आपका स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एंड एक अर्थक्वेक जिसकी इंटेंसिटी 8 है ऑन द रिचर स्केल वो आपका हाईली डिस्ट्रक्टिव होता है एंड उसका पोटेंशियल है कि वो कई सिटीज को डिवास्टेट कर सकता है। सी द लार्जेस्ट अर्थक्वेक, सबसे लार्जेस्ट अर्थक्वेक जो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 9.5 रहा था एंड वो चाइना में आया था ऑन May 22, 1960। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। सी इफ यू लिव इन अ हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन, अगर आप एक हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन में रहते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे हमेशा प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, हमेशा एक इमरजेंसी किट आपको रेडी रखनी चाहिए जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लैश लाइट, एक्स्ट्रा बैटरीज, फर्स्ट एड सप्लाईज, वाटर एंड सारे अदर एसेंशियल्स होने चाहिए। सो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रिमेंबर टू, नंबर 1 कि आप एलिवेटर्स का यूज़ नहीं करेंगे अर्थक्वेक के दौरान या अर्थक्वेक के बाद जब तक वो सेफली डिक्लेयर नहीं हो जाता वो एरिया। सेकेंडली, आपको विंडोज एंड ऑब्जेक्ट से दूर रहना है विच कुड फॉल, सच एज मिरर्स एंड वॉल हैंगिंग्स ऑल्सो। थर्डली, एक टेबल के अंदर आप शेल्टर लेंगे अगर आप इंडोर यानी कि घर के अंदर है, क्योंकि वो आपको फॉलिंग ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करेगी। आप अपने हेड को एक पिलो से कवर करेंगे अगर आप बेड पे हैं एंड रिमेन देयर। अगर आप आउटडोर बाहर हैं तो आप एक क्लियर स्पॉट फाइंड करेंगे जो कि बिल्डिंग, ट्रीज या ओवरहेड पावर लाइन से क्या हो, स्पॉट अवे हो, मतलब बिल्कुल साफ हो, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो अर्थक्वेक की वजह से गिर सकती हैं एंड इट कुड इंजर यू ऑल्सो। इफ़ यू आर इन अ व्हीकल, अगर आप व्हीकल के अंदर हैं तो आपको उस व्हीकल को स्टॉप करना है एंड उस व्हीकल के अंदर ही रहना है जब तक अर्थक्वेक ओवर नहीं हो जाता। And if possible, so you should listen to the radio, TV for any instructions that may follow after an earthquake. See, buildings are out in the open, exposed to the effects of an earthquake. So therefore, buildings जो earthquake prone areas में होती हैं उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो significant tremors को withstand कर सकें and high quality materials का यूज़ किया जाता है उनके constructions के लिए। ठीक है, सो डिस्पाइट ऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, भले ही कितने ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ जाए स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स का स्टिल कोई भी कंट्रोल नहीं है नेचर के डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, वाइल नेचुरल डिजास्टर सच एज साइक्लोन्स, इनको आप एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट अर्थक्वेक को एक्यूरेटली पहले से ही प्रिडिक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। So that's all for the chapter which is completed over here, and I hope that you must have understood it. Now let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everybody.